हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यानी कि संसाधन और विकास। तो रिसोर्सेज होता क्या है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। तो देखो, कोई भी वो चीज़ जो हम एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, कोई भी वस्तु या चीज़ जो भी बोलें, जो हम एनवायरनमेंट से ले रहे हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब इनमें 3 टर्म्स दिए गए हैं: टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो इन 3 टर्म्स को सेटिस्फाई करने चाहिए। अब ये इकोनॉमिकली एक्सेसिबल टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल क्या है? तो देखो, हम इसे एक फिगर के थ्रू समझेंगे। मान लो एक बंदा है, इसने फिश कैच करनी है, ठीक है, मछली पकड़ने जाना है। तो इसको क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? सबसे पहले इसे एक बोट चाहिए होगी, एक फिशिंग रॉड चाहिए होगी, इसके थ्रू ये फिशिंग करेगा, ठीक है। तो इसके पास ये टेक्नोलॉजी यानी कि अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी क्या है यहाँ पे? एक फिशिंग रॉड, बोट, ठीक है। तो ये जो रिसोर्स है यहाँ पे, ये है फिश, और टेक्नोलॉजी क्या है यहाँ पे? फिशिंग रॉड एंड बोट। नाउ इकोनॉमिकली फीजिबल का क्या मतलब है? मान लो इसने इस पे पैसे खर्च करे, 500 रुपीज़ का ये सब सामान लेकर आ गया, ठीक है। अब यही फिश इसको मार्केट में मिल रही है 50 रुपीज़ की, ठीक है। तो क्या ये इकोनॉमिकली फीजिबल है ये फिश? नहीं, ठीक है। अब जब इतनी मेहनत करके अपने 500 रुपये खर्च करके जब ये फ़िश कैच करके आ गया और यही फ़िश इसे मार्केट में 50 रुपीज़ की मिल रही है, यानी कि इसको इकोनॉमिकली ये फ़िश फिजिबल नहीं है, इसको लॉस हुआ। मान लो यही फ़िश ये बेच रहा है, ठीक है। इकोनॉमिकली फिजिबल ये कब होगी? मान लो इसने खर्चा करा 500 रुपीज़ का और मार्केट में मिल रही थी ये 700 रुपीज़ की, ठीक है। तो ये जो फिश होगी इकोनॉमिकली फीजिबल होगी, ठीक है। अब थर्ड हमारा जो टर्म है वो है कल्चरली एक्सेप्टेबल, ठीक है। अब ये कल्चरली एक्सेप्टेबल क्या है? इसने कुछ फिशेस कैच करी और ये मार्केट में बेचने चला गया, ठीक है। लेकिन मार्केट में क्या हुआ? इसकी फिशेस नहीं बिकी, क्योंकि जितने भी लोग मार्केट के थे वो सब पूरी कम्युनिटी वेजिटेरियन थी, ठीक है। तो मार्केट में इसकी फिशेस बिकी ही नहीं, मार्केट में ये फिशेस मतलब यूटिलाइज ही नहीं हो रही हैं। तो क्या हुआ? ये फिश जो थी ये कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं थी, तो इसे हम रिसोर्स काउंट नहीं करेंगे। समझ में आए ये 3 वर्ड्स? तो ये 3 वर्ड्स क्या हो गए? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब जो रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए वो होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। इकोनॉमिकली फीजिबल मतलब जब हम रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो वो हमारा प्रॉफिटेबल होना चाहिए, उससे हमें कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए। देन कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब वो रिसोर्स तभी कहलाया जाएगा जब उसे एज ग्रुप ऑफ पीपल जो कल्चरली एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो उसे एक्सेप्ट करेंगे एज आ रिसोर्स, ठीक है। जब उसकी ज़रूरत ही नहीं तो वो रिसोर्स क्यों माना जाएगा? तो ये डेफिनेशन समझ में आ गई आप लोगों के? आगे बढ़ते हैं। नाउ जो ये रिसोर्सेज हैं इनकी रिलेशनशिप को 3 पार्ट्स में एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप के थ्रू दिखाया गया है। यानी कि रिसोर्स कैसे होगा? नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमें रिसोर्स का जो प्रोडक्ट है वो मिलता है। कैसे? देखते हैं। मान लो ये हमारा रिसोर्स था, ठीक है, पोटैटोस हमारा रिसोर्स जो हमने नेचर से ले लिए। देन टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने इसे चिप्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। देन एक इंस्टीट्यूशन आया, एक ब्रांड आई निकल के, हल्दीराम, जिसने इसको पैकेट में कन्वर्ट करके हम तक, ह्यूमन बींग्स तक पहुंचाया। तो देखो यहाँ पे 3 चीज़ें हो रही हैं। रिसोर्सेज, 3 चीज़ों से जो रिसोर्सेज का प्रोडक्ट है वो हमारे पास आ रहा है। नेचर, देन टेक्नोलॉजी एंड देन इंस्टीट्यूशंस।
ठीक, तो यही इस चार्ट में इसको दिखाया गया है, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड देन इंस्टीट्यूशन। ठीक, अब नेचर को क्लासिफाई कई तरीके से करा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे जो रिसोर्सेज हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक जो है आपने 4th-5th क्लास में पढ़ा होगा, बायोटिक थिंग्स कौन सी होती हैं, विच हैव लाइफ, जिनके पास लाइफ होती है, विच कैन ग्रो, रिप्रोड्यूस, विच कैन मूव। ठीक है, एंड अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स को कहा जाता है। तो जो रिसोर्सेज हम, बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो रिसोर्सेज हमें लिविंग बीइंग से मिलते हैं, ठीक है, बायोस्फीयर से मिलते हैं, और जिन रिसोर्सेज में लाइफ होती है। These are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora, fauna, fisheries, livestock and etc. Then abiotic resources वो जो हम non living things से extract कर रहे हैं, जैसे कि rocks, metals, etc. ठीक है, अब on the basis of exhaustibility, खत्म हो रहे हैं नहीं हो रहे, इनके बेसिस पे हम कैसे डिफाइन करेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो हम दोबारा से यूटिलाइज कर सकें, जिनको हम रीन्यू और रिप्रोड्यूस कर सकें विद द हेल्प ऑफ फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। उन्हें हम क्या कहेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन सारी चीज़ों को हम दोबारा से रीन्यू और रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये कौन से रिसोर्सेज आएंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नाउ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं, जिनको जिनके फॉर्म होने में ही लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, और एक बार वो यूटिलाइज हो जाते हैं तो उनको दोबारा से रिसाइकल या रीयूज नहीं करा जा सकता। उन्हें हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कि फॉसिल्स। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको हम रीयूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो कौन से रिसोर्सेज में आएंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे जो हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं वो 4 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दूसरा कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, तीसरा होता है नेशनल रिसोर्सेज और चौथा होता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो देखो इंडिविजुअल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो एक इंडिविजुअल पर्सन ओन कर रहा है, ठीक है, एक इंडिविजुअल पर्सन, जैसे कि प्लॉट हो गया, लैंड हो गई, हाउस हो गया, एक गार्डन हो गया, खुद का पर्सनल गार्डन हो गया। देन कोई भी पर्सनल रिसोर्स जो एक इंडिविजुअल ओन कर रहा है, एक अकेले बंदे का कोई भी जो रिसोर्स ओन कर रहा है वो आ जाएगा इंडिविजुअल रिसोर्सेज में, ठीक है, वेल हो गया। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन ओन करेगा। नाउ कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, कम्युनिटी यानी ग्रुप ऑफ पीपल, यानी जो कई लोग मिलकर ओन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि पब्लिक गार्डन हो गए, देन ब्यूरियल लैंड्स हो गई, जैसे कि कब्रिस्तान और शमशान घाट, ठीक है, ये सारे लैंड जो है वो कई लोग मिलकर यूटिलाइज करते हैं। ग्रेजिंग लैंड्स हो गए, एनिमल ग्रेजिंग लैंड्स, पब्लिक वेल्स हो गए, ठीक है, इस तरह से हर वो चीज़ जो बहुत सारे लोग मिलकर यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मिलकर यूटिलाइज कर रहे हैं, वो क्या कौन से रिसोर्सेज में आएंगे, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज में। देन इसके बाकी 2 रिसोर्सेज कौन से हो गए, नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो देखो नेशनल रिसोर्सेज देखा जाए तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज और कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज दोनों नेशनल रिसोर्सेज में आते हैं, क्योंकि है तो वो नेशन के अंदर अंदर ही ना, और कंट्री के पास लीगल राइट्स होते हैं कि पब्लिक वेलफेयर के लिए वो किसी के भी जो इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं उनको ओन कर लेते हैं, ठीक है, उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि जब भी रोड एक्सटेंशन होता है तो जो रोड साइड शॉप्स और हाउसेस होते हैं उनको तोड़ दिया जाता है, ठीक है, क्यों, रोड को एक्सटेंड करने के लिए, और ये वर्क किस लिए हो रहा है, फॉर पब्लिक वेलफेयर।
ठीक है, तो कंट्री के पास लीगल राइट्स होते हैं कि वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज को एक्वायर कर सके और यूटिलाइज कर सके फॉर पब्लिक वेलफेयर। इसके बदले में वो उन्हें या तो दूसरी लैंड प्रोवाइड कराती है या प्रॉपर कंपनसेशन देगी। ठीक है, तो नेशनल रिसोर्सेज कौन से हो गए? ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड within the political boundaries and ocean area up to 12 nautical miles from the coast as a territorial water and resources therein belongs to nation। देखो, जितने भी जो हमारे रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, मेटल्स हो गए, प्रीशियस मेटल्स हो गए, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, यानी जितने भी रिसोर्सेज हमारी कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर आ रहे हैं, एज वेल एज ओशियन एरिया में अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे हम? वो है हमारे नेशनल रिसोर्सेज। अब ये ओशियन एरिया में 12 नॉटिकल माइल्स क्या होता है देखते हैं। जैसे ये हमारी कोस्टल एरिया है, तो यहाँ से लेकर के जितना भी एरिया 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर आएगा, 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर आएगा, उसके जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो हमारे नेशनल रिसोर्सेज में काउंट होंगे। अब ये नॉटिकल माइल्स क्या है? नॉटिकल माइल्स एक यूनिट है। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल्स टू 1.85 किलोमीटर्स। ठीक है, तो हमारी जो पॉलिटिकल टेरिटरी है इसमें कितना एरिया आ रहा है ओशियन वाटर का? 12 नॉटिकल माइल्स। तो 12 नॉटिकल माइल्स क्या हो गया? 12 इंटू 1.85 किलोमीटर्स, 1.85 किलोमीटर्स, देन यानी कि 22.2 किलोमीटर्स का जितना भी एरिया यहाँ से यहाँ तक है, इसमें जितने भी मिनरल या जितने भी रिसोर्सेज हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो एज अ नेशनल रिसोर्स काउंट होंगे। ठीक है, अब हमारा आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ एक्सक्लूसिव economic zone belong to open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of international institutions। तो देखो, अभी हमने बात करी 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर की। ठीक है, जितनी भी कंट्रीज होती हैं, ठीक है, वो ओशियन के 12 नॉटिकल माइल्स तक के जो रिसोर्सेज है वो यूटिलाइज कर सकती हैं। ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, सारी कंट्रीज़ के लिए है वर्ल्ड की। ठीक है, अब क्या है, इसके बाद जो है 200 नॉटिकल माइल्स तक जो भी एरिया है वो आता है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। दिस इज इकोनॉमिक जोन। ये कंट्रीज यूटिलाइज तो कर सकती हैं बट इनके कुछ रूल्स होते हैं, और वो रूल्स कौन सेट करता है? एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कौन सा इंस्टीट्यूशन है? ये इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है कि कौन कौन से मिनरल्स जो हम हैं इन जोन से हम ले सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जितना भी ओशन जोन का ओशन जोन हमारा रह रहा है वो कौन रेगुलेट करेगा? तो इस रीजन को कौन रेगुलेट करेगा? इस रीजन को रेगुलेट करेगा इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, अगेन रिसोर्सेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व्स। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन में हैं तो हमारे पास, ठीक है, लेकिन इनको अभी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करा जा रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से हैं? रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड प्रॉपरली। ठीक है, जैसे कि इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान और गुजरात साइड में हमारे पास
सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बट अभी तक उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करा गया है। ठीक है, तो ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो जिनका पोटेंशियल तो है हमारे पास, जो हैं तो एक अच्छे खासे अमाउंट में अवेलेबल हैं, बट अभी तक इनको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करा जा रहा है। तो जैसे कि हो गया विंड एंड सोलर एनर्जी। ठीक है, नाउ डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से हैं? डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास अच्छी खासी क्वांटिटी में अवेलेबल है और यूटिलाइज भी किए जा रहे हैं, जो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल भी हैं और इकोनॉमिकली फीजिबल भी हैं। तो जितने भी मिनरल्स, मेटल्स एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, जो हमारे पास प्रॉपर क्वांटिटी में हैं और जिनको हम यूटिलाइज भी कर रहे हैं, वो कौन सा रिसोर्सेज में आएंगे? वो आएंगे डेवलप्ड रिसोर्सेज में। तो रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फीजिबिलिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा स्टॉक। स्टॉक वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका हमारे पास पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, पर अभी तक हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उसे प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें। तो स्टॉक्स आर दोज रिसोर्सेज विच आर टेक्नोलॉजिकली नॉट एसेसिबल। ठीक है, जैसे कि हमारे पास वाटर है, वाटर दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन अभी तक हमारे पास वो प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उन्हें वाटर से सेपरेटली उन दो एलिमेंट्स को यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, तो स्टॉक्स आर दोज रिसोर्सेज विच हैव एक्सट्रीम पोटेंशियल इन आर रीजन बट दे आर नॉट टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। ठीक, नेक्स्ट आता है रिजर्व्स। रिजर्व्स वो रिसोर्सेज हैं जिनका पोटेंशियल अगेन हमारे पास बहुत ज़्यादा है, बट हम उन्हें यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें प्रिजर्व करके रख रहे हैं फॉर आवर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, यानी फ्यूचर जनरेशन के लिए हम उन्हें रिजर्व करके रख रहे हैं, बचा कर रख रहे हैं। उन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं रिजर्व्स। ठीक है, तो ये सारे हमारे हो गए क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन डिफरेंट बेसिस। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं तक कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।